In our last discussion, we talked about the investments of mutual funds. That wherever the mutual fund invests, those investments may vary, like their prices may keep changing. So, how does the mutual fund account for these changes in the prices of investments in its books, right? So, there are two possibilities: whether the price is rising, that means there is an appreciation in the value of investment, or the price is falling, means there is a depreciation. So, as we discussed in our previous session, that the mutual fund company doesn't make any kind of यू कैन से रिकग्निशन ऑफ इनकम इन केस ऑफ एप्रिसिएशन. अगर एप्रिसिएशन होती है या इंक्रीज़ होता है तो वो अभी फाइनल इंक्रीज़ नहीं है. फाइनल इंक्रीज़ का हमें तभी पता चलेगा जब हम उस इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे. तो अभी जो इंक्रीज़ हो रहा है उसके लिए हम सिर्फ एक रिजर्व क्रिएट करते हैं, राइट. दैट इज़ द अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन रिजर्व. एप्रिसिएशन तो हो रही है लेकिन अभी वो अनरियलाइज्ड है. वो फाइनली हमें रियलाइज़ होगी या नहीं वो हमें सेल के टाइम ही पता चलेगा, right. So we make a journal entry: investments account debit to unrealized appreciation reserve account. और जो नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग है उसमें हम इस एंट्री को रिवर्स कर देते हैं, बिकॉज नेक्स्ट ईयर की पोजीशन हमें नेक्स्ट ईयर के एंड पे पता चलेगी. सो दिस इज़ व्हेन देयर इज़ एप्रिसिएशन. अगर डेप्रिसिएशन होता है तो हमें लॉस के लिए तैयार रहना है. वहाँ पे क्या एंटिसिपेशन है, वहाँ पे लॉस होने की संभावना है. तो लॉस के लिए हम पहले से प्रोविज़न बनाते हैं. तो अपना जो रेवेन्यू अकाउंट है उसमें से प्रोविज़न क्रिएट करते हैं. सो वी डेबिट द रेवेन्यू अकाउंट. रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन. तो ये हमने पहले से प्रोविज़न बना लिया है. अब जब फाइनल सेल होगी उसकी उस असेट की जिस पे हमें लॉस होने की संभावना नज़र आ रही है, तब हमें पता चलेगा कि लॉस कितना हुआ या लॉस हुआ या नहीं. तो अगर लॉस प्रोविज़न से कम होता है तो हम प्रोविज़न में से ही पैसा निकाल लेंगे जो हमने ऑलरेडी कम किया हुआ है प्रॉफिट को, और अगर जो बच गया उसमें उसको वापस हम अपने रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे. लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो गया, जितने का हमने माना था कि इतना लॉस हो सकता है, उससे ज़्यादा का अगर लॉस हो गया तो हमें एक्स्ट्रा और प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ लॉस. तो उसको हम रेवेन्यू अकाउंट में डेबिट करेंगे बचे हुए पैसे को. सो वी डिड अ क्वेश्चन ऑल्सो ऑन दिस. तो ये हमारा ट्रीटमेंट होता है व्हेन देयर इज़ डेप्रिसिएशन. और जब डेप्रिसिएशन होती है तो हम इन्वेस्टमेंट को बैलेंस शीट में उसकी रिड्यूस्ड वैल्यू पे दिखाते हैं. सो वी डिडक्ट दिस अमाउंट ऑफ provision from this value of investment also while showing it in the balance sheet. So there is one more question related to this investment that we are going to discuss now. The question is, on 1st June 2008, a mutual fund company purchased investments 20,000 shares of X Limited at rupees 90 per share. So पहला purchase की entry, all of us know the investment account debit to bank. So the first entry will be passed on 1st June 2008. Investments in X Limited shares account debit to bank 18 lakhs, because 20,000 shares are there and one share is of 90 rupees, right? So 20,000 into rupees 90, that is the value of investment. अब नेक्स्ट आता है ऑन 1st August 2008. इसी ईयर की हम बात कर रहे हैं, 2008 की. 1 जून को ख़रीदे थे शेयर्स म्यूचुअल फंड ने, और 1 अगस्त 2008 को उसमें से कुछ शेयर्स को बेच दिया. टोटल शेयर्स कितने थे? 20,000. इसमें से 5,000 को बेच दिया एट रुपीज़ 85 पर शेयर. तो ख़रीदे थे 90 में, बेचे हैं 85 में. देयर इज़ अ लॉस ऑफ 5 पर शेयर. और ये तो एक्चुअल लॉस है. जो सेल के समय होता है वो एक्चुअल लॉस होता है, और उससे पहले जो हम अंदाज़ा लगाते हैं उसके लिए हम प्रोविज़न बनाते हैं, ठीक है. So this is money will come, बैंक अकाउंट डेबिट 4,25,000. 4,25,000 कैसे आएगा? 85 रुपीज़ का एक शेयर बिका है और कितने शेयर्स हैं? 5,000. सो 85 इंटू 5,000. फिर आपके इन्वेस्टमेंट इसमें पैसा कितना लगा हुआ था? 90 रुपीज़ लगे हुए थे. 90 इंटू 5,000. सो दिस वॉज 4,50,000. मिला है हमें 4,25,000. सो 25,000 इज़ नोन एज लॉस ऑन डिस्पोजल, ठीक है. और इस लॉस ऑन डिस्पोजल को हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना है? इन द रेवेन्यू अकाउंट. रेवेन्यू अकाउंट इज़ लाइक योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो सभी लॉसेज और इनकम आपको इसमें दिखाने होते हैं.
So revenue account debit to loss on disposal of investment 25,000. दिस इज़ कंप्लीट. ये ट्रांजैक्शन पूरी हो गई है, सेल कंप्लीट हो गई है, उस पर लॉस हुआ, लॉस को हमने रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया. फिर जो 31 मार्च 2009 है, दैट इज़ द एंड ऑफ दिस ईयर 2008-9, उस डेट को आपको ये दिया गया है कि द मार्केट वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग शेयर्स वॉज ₹86 पर शेयर. 20,000 शेयर खरीदे थे, 5,000 बेच दिए, बचे कितने? 15,000. 15,000 की जो हमें मार्केट वैल्यू होती है वो कितनी है लास्ट डे ऑफ द ईयर, ये चेक करना होता है. लास्ट डे ऑफ द ईयर इज़ 31 मार्च 2009. उस डेट को मार्केट वैल्यू है 86 पर शेयर और हमने ख़रीदा था कितने में? 90 पर शेयर में. मतलब अभी हमें ₹4 लॉस में चल रहा है वो शेयर, तो उसके लिए हमें प्रोविज़न बनाना है ₹4 पर शेयर के हिसाब से. और कितने शेयर्स पे बनेगा? बचे हुए शेयर्स पे जो बेच दिए वो तो ख़त्म हो गए. 15,000. सो 15,000 इंटू 4 के लिए हम प्रोविज़न बनाएंगे ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर. रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन 60,000. ठीक है, तो इसका मतलब हमें लग रहा है कि लॉस हो सकता है. अभी हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ₹4 के लॉस पे चल रहा है, तो इतना लॉस हो सकता है. 60,000 का आपने प्रोविज़न बना लिया. अब लास्ट ट्रांजैक्शन क्या हुई है? ऑन 1 अक्टूबर 2009, तो हम अगले ईयर की बात कर रहे हैं, 9-10 की बात कर रहे हैं. इट सोल्ड द रिमेनिंग शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एट ₹87.4 पर शेयर. शो द अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द ईयर 2008, 9 एंड 9-10. तो 8-9 की तो हम कर चुके हैं एंट्रीज, 9-10 की भी हमने जो है अब ये दिखाना है. 31 मार्च 2009 पे हमने बता दिया था, हमने प्रोविज़न बनाया. अब 1 अक्टूबर 2009 को बचे हुए शेयर्स बेचे गए हैं 15,000. 15,000 इंटू 87.4, 15,000 शेयर्स बेचे. एक शेयर की वैल्यू क्या है? 87.4. तो जब आप बेचेंगे तो हाउ मच मनी विल यू गेट? यू विल गेट 13,11,000. ठीक है, तो 13,11,000 में आपका लॉस हुआ है क्योंकि हमारा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट था 13,50,000. 39,000 का लॉस है. अब ये देखिए, जैसे यहाँ पर पहले केस में तो हमने लॉस को सीधा रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया था क्योंकि उसके लिए पहले कोई प्रोविज़न नहीं बना हुआ था. प्रोविज़न बनाने का क्या मतलब होता है कि हमने पहले से ही प्रॉफिट को कम किया हुआ है उतनी वैल्यू से. तो प्रोविज़न जितना बना हुआ है उससे दोबारा हमें कम करने की ज़रूरत नहीं है. उस लॉस को हम उस प्रोविज़न के अगेंस्ट ही एडजस्ट कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे कितने का प्रोविज़न बना हुआ है? 60,000 का ऑलरेडी प्रोविज़न बना हुआ है और लॉस हुआ कितने का है? 39,000 का. मतलब आपने तो ज़्यादा ही प्रोविज़न बनाया हुआ है. हम तो ज़्यादा लॉस मान के चल रहे थे और जो एक्चुअल लॉस हुआ वो उससे कम हुआ. ठीक है, तो जितना लॉस हुआ 39,000 उसको हम प्रोविज़न के अगेंस्ट ही एडजस्ट कर देंगे और प्रोविज़न में फिर भी पैसा बच जाएगा. मतलब आपका अब जो पैसा बच गया प्रोविज़न में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि जब आपने उस एसेट को ही बेच दिया तो उसका प्रोविज़न जो हमने बनाया हुआ था लॉस का, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. तो उसमें जो बैलेंस बच जाएगा वो आया कहाँ से था? बैलेंस वो रेवेन्यू अकाउंट में से. आपने प्रॉफिट को कम किया था ये मानते हुए कि इतना लॉस हो जाएगा. अगर जितना आपने सोचा था उतना पूरा लॉस नहीं हुआ तो जो एक्स्ट्रा आपने लॉस मान लिया था अब दोबारा से उसे इनकम मानना पड़ेगा, राइट? तो उसे हम रेवेन्यू अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे. सो दिस इज़ व्हाट वी डू. अगर हमारा जो लॉस हमने प्रोविज़न ऑलरेडी क्रिएट किया था वो ज़्यादा था और एक्चुअल लॉस कम होता है, तो यहाँ पर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को आपने डेबिट किया 60,000 से क्योंकि जो हमने प्रोविज़न क्रिएट किया था अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है. तो आपने उस वक्त क्रिएट करते हुए उसको क्रेडिट किया था तो अब उस पूरे को डेबिट कर देंगे. इस 60,000 को हमें ख़त्म करना है. डेबिट करके तो टू लॉस ऑन डिस्पोजल 39,000 तो लॉस को कवर करने के लिए आपने यूज़ कर लिया और जो बचा हुआ पैसा है दैट यू विल ट्रीट एज इनकम. 21,000 विल बी ट्रीटेड एज इनकम एंड इट विल बी क्रेडिटेड टू दी रेवेन्यू अकाउंट. तो 21,000 आपके रेवेन्यू अकाउंट में चला जाएगा क्योंकि 21,000 से आपने अपने प्रॉफिट को कम कर दिया था पहले ही, उसको कम करने की ज़रूरत नहीं थी. एक्चुअल लॉस हमारा होता है 39,000, तो उसको दोबारा से आप एज इनकम रिकॉग्नाइज़ करेंगे और इनकम रिकॉग्नाइज़ करने के लिए उसे रेवेन्यू अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा. तो ये हम करते हैं अगर हमने जितने का प्रोविज़न बना लिया है डेप्रिसिएशन का वो ज़्यादा था और एक्चुअल लॉस कम होता है.
हमने लास्ट डिस्कशन में इसकी ऑपोजिट सिचुएशन की थी, जहाँ पर प्रोविजन हमने बनाया हुआ था लेकिन लॉस उससे भी ज़्यादा हो गया। तो उस केस में जो बचा हुआ जितने का प्रोविजन नहीं था उसको हमने और कम कर दिया था अपने प्रॉफिट को, तो रेवेन्यू अकाउंट में डेबिट कर दिया था क्योंकि हमें और लॉस हुआ था। यहाँ पे कम लॉस हुआ है तो बचा हुआ जो प्रोविजन में बचा हुआ पैसा है उसे रेवेन्यू अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डील विथ द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट in case of mutual funds.